नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेशुआ के वर्तमान सरपंच मनोहर दान आढ़ा ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच मनोहर दान आढ़ा ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल करवा और आज हम पहुंचे हैं सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पेशवा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच श्रीमान मनोहर दान जी आड़ा मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं पंचायत के 5 वर्ष किस प्रकार से गुजरे हैं और ऐसे कौन से एजेंडे थे, कौन सी समस्या थी पेशवा के अंदर जिनका इन्होंने समाधान करवाया और ऐसे कौन सी समस्या अभी बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है। तो करते हैं बातचीत इनके साथ ही राजनीतिक कैरियर की, पूर्व में क्या करते थे, पूरा हाल। सरपंच नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सरपंच सबसे पहले अपना जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में बता डालिए। राजनीतिक कैरियर के बारे में तो जब तक मैं गुजरात में सर्विस कर रहा था, जी जी, क्लास 1 की पोस्ट पे था जी जी, और क्वालिटी कंट्रोल R&B रोड एंड बिल्डिंग में था जी जी, और क्वालिटी कंट्रोल में देखता था पूरे जिले का। जी जी। अब पूरे जिले के क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बात ये हुई कि 2001 में जब अर्थक्वेक आया गुजरात में, जी जी, जिसमें पूरा कच्छ डिमोलिश हो गया, बिल्कुल मल्टी स्टोर बिल्डिंग अहमदाबाद में कोलैप्स हो गई थी। मैंने जिस टाइम से लगभग 88 से मैंने जब चार्ज संभाला पालनपुर का, उस जमाने से लेकर के 2001 तक जितनी भी सरकारी बिल्डिंग थी उसमें कहीं क्रैक डेवलप नहीं हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने संज्ञान में लिया कि भाई ये बनासकांठा में ऐसी क्या मिरेकल हो गया कि यहाँ पे इतना भयंकर अर्थक्वेक आने के बावजूद भी इन बिल्डिंगों के अंदर प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहाँ से मेरा नाम थोड़ा एक्सपोज हुआ, लोगों ने बताया कि भाई ये घट हुई है, तो क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार की कोई लीपापोती न होते हुए 100% काम करते हैं और जो ठेकेदार हैं उनकी बिल्कुल नथ कस करके रखते हैं, जिससे ये इसका ये बदौलत है कि इस अर्थक्वेक में ये काम नहीं हुआ। आगे चलते चलते फिर 2019 में रिटायर हो गए। रिटायर होकर के एक ही मॉडल में 40 साल की नौकरी करके रिटायर हो गए। फिर हमारा ये कहना था कि अब जब बाहर रहे 40 साल तक, अब गांव में जाकर के अपना बसेरा करें। अब मुझे मालूम नहीं था, गांव के अंदर आया तो गांव के अंदर ही पंचायत के चुनाव थे, चुनावों से और राजनीति से मेरा कोई लेना देना वास्ता ही नहीं था। गुजरात में जब नौकरी में थे तो ये सारे पार्टी वाले लोग 20 फीट मेरे से दूर रहते थे, क्योंकि हमारा वास्ता ही था डेवलपमेंट और लोगों की सेवा करना, लोगों की और गरीबों की सबसे ज्यादा। और किसी का अगर ऑब्स्टिकल है, किसी भी डिपार्टमेंट का, मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का अगर कोई ऑब्स्टिकल और दिक्कत है, लोग पैरों चले पास में आते थे, तो उनकी पूरी मदद करने के लिए हमेशा मेरी तत्परता रहती थी। जी जी। तो वही मोटो लेकर के गांव में आए तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब मेरा छोटा भाई है जो चीफ इंजीनियर था, अब 19 में मैं आया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अब रिटायर होकर के आए हो तो कुछ गांव की भी सेवा हो जाए, और अब ये पंचायत के चुनाव है। भाई मैंने कहा मेरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अब 40 साल नौकरी करके आया हूँ तो मुझे शांति से गाँव में मैं अपना टाइम गुजारना चाहता हूँ। नहीं कि गांव वालों की ये इच्छा है कि इसके अंदर गांव के अंदर कुछ समय दे करके आप इस गांव के अंदर जो 50 साल से जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उस डेवलपमेंट की तरफ जो जिंदगी में बाहर को जो कुछ भी काम किया है तो अब इसका बेनिफिट गांव वालों को भी मिलना चाहिए। तो भाई की बात को मान करके फिर मैंने हामी भर दी और फिर लोगों ने गले में कंठ बांध दिया और जो आज दिन तक 5 साल तक काम कर रहे हैं। कहाँ तक संतुष्ट हैं 5 साल सरपंच के पद में? मैं मेरे काम से 100% संतुष्ट इसलिए हूँ कि मुझे सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि लोग जब मेरे पास में आते हैं, 50 साल तक जिन लोगों ने डेवलपमेंट नहीं देखा है, 5 साल में जो इन लोगों ने डेवलपमेंट देखा और इन लोगों ने फिर उस चीज को अप्रिशिएट किया, मुझे संतोष हुआ। और संतोष इस बात का हुआ कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाया। जी जी। उसका मुझे सेटिस्फाइड, कितना हुआ कितना नहीं हुआ डजंट मैटर, पर मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का कि मैं लोगों को संतोष दे पाया। और वो सेटिस्फेक्शन मेरे लिए इतना मुझे संतुष्ट करता है कि मैं आज इस 66 मेरे को चल रहा है एज मेरा, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि संतोष है मेरे को। मेरे कहने का तात्पर्य कि पंचायती राज को किसी को सूट नहीं करता, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार एक ऊपर साया बन के छाया रहता है। कभी ऐसा वास्ता पड़ा? भ्रष्टाचार जब
जिसको मैंने मेरी लाइफ में मुद्दा ही नहीं माना। जब मैं सरकारी नौकरी में था, ऐसे डिपार्टमेंट में था जहां 99% भ्रष्टाचार था। अब उस डिपार्टमेंट में अब हमारा क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस में हमको तो बिल्कुल जो भ्रष्टाचार नहीं करते थे उन लोगों की कोई गिनती नहीं होती थी। और गिनती मतलब उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि ये यार पीडब्ल्यूडी में रहते हुए ये भ्रष्टाचार नहीं करता, इसका मतलब है या तो एफिशिएंट नहीं है या फिर इस आदमी में कुछ न कुछ ऐब होनी चाहिए। फिर लोगों को काम से हमने जब सेटिस्फाइड किया, डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड किया, फिर गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड किया और रिजल्ट ओरिएंटेड काम दिया, जब जाकर के लोग चारों तरफ कहने लगे कि भाई वाकई में अगर जो भ्रष्टाचार मतलब नॉन करप्ट रह करके भी सरकारी नौकरी में इस तरह का क्वालिटी वाला काम कर सकता है आदमी, पर मादा होना चाहिए काम करने का, सेवा करने की भावना होनी चाहिए, लोगों के दिल में उतर के काम करने की भावना जो अगर तुम्हारे में होती है तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई काम इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। हर चीज पॉसिबल हो जाती है और हर क्षेत्र में आप सफलता के सर चढ़ करके आप बोलते हैं। पेशवा की बात करें तो हालात बहुत खराब थी। यहाँ हम गांव के अंदर के गांव के लोगों से पूछा, आज से ठीक 5 वर्ष हालात बहुत नाजुक थे। कहाँ तक अगर डेवलपमेंट की बात करें, बड़े उपलब्धियां क्या रही? सबसे पहला तो जब मैं गांव में आया और 6 महीने तो मुझे लगे पंचायत को समझने में कि तंत्र क्या, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था। क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में था वहां पे मल्टी मिलियनर कॉन्ट्रैक्टर आते थे, जो 50-100 करोड़ 200-500 करोड़ वाले जो ठेकेदार होते थे, उन्हीं से हमारा वास्ता रहता था, लोगों से वास्ता होता नहीं था। पर छोटे मोटे कहीं पंचायतों के काम आते थे तो उन कामों तो मैं इतनी तरजीह देता था कि वो वहाँ के जो सरपंच और वहाँ की बॉडी और वो बड़ी खुश हो जाती थी, क्योंकि उनके भी क्वालिटी के अनुलक्षित जो वर्क होते थे वो हमें देखने पड़ते थे। अब गांव में आए तो 6 महीने जब मैंने पंचायत तंत्र को, राजस्थान के पंचायत तंत्र को जब मैंने समझा और देखा, उसके बाद में मैं गांव से बाहर निकला तो यहाँ हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, जो प्रिंसिपल RAS में प्रॉपर में SDM की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हुए उस आदमी ने उस नौकरी को छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने की नौकरी और प्रिंसिपल की नौकरी को एक्सेप्ट किया। उनसे मेरा वास्ता था। जब मैं आया तो उन्होंने सुना कि भाई ये कोई नया सरपंच आया और ये कुछ डेवलपिंग माइंड लेकर के आया, विचार लेकर के आया है, तो प्रिंसिपल साहब को हुआ कि यार एक बार किसी सरपंच ने तो किया नहीं, इनसे भी बात तो कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास में एक मैटर लेकर के आए, स्कूल का छत। जब भी बारिश होता था तो छत सीपेज इतना होता था कि वो बरसात का पानी वो बाहर नहीं जाता था, वो बच्चों पे गिरता था। तो फिर प्रिंसिपल साहब ने इस हिसाब से मेरे आगे वो मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि आपके ये सारे जो भामाशाह है, जैन लोग हैं, करोड़पति हैं, बाहर रहते हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, 1-2 लाख की मदद हो जाती है, तो पूरा का पूरा वो छत है वो ठीक हो जाएगा और बच्चों पे पानी हो जाएगा। मैंने कहा मेरा वास्ता तो नहीं है, इस बारे में मैं बात करूँगा और बात तो करके फिर देखता हूँ इसमें क्या सोल्यूशन है। तो तीसरे दिन मैंने जो मेरे मित्र थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ऐसी बात है, प्रिंसिपल ने ऐसी बात बताई है, तो बताओ कि क्या करना है। मैंने वो बता रहे थे कि ऊपर छत डालनी है और छत डालने के लिए तो एक बार छत डालनी है तो एक बार एस्टिमेट निकलवा दो। अब मेरे अंकल ही वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से राजस्थान रोडवेज में थे और वो रिटायर हुए थे। मैंने अंकल से फ़ोन किया, मैंने कहा आपके ही साथ में जो पढ़ते थे आपके मित्र उत्तम भाई है, उन्होंने बताया कि भाई ये छत के लिए आप एस्टिमेट बनाओ। तो फिर मैंने, वो जोधपुर रहते हैं, उनको बुलाया मैंने। फिर दोनों मैंने कहा कि भतीजे ने साथ में मिलकर के एस्टिमेट बनाया। तो जब 1-2 लाख की बात वो प्रिंसिपल साहब करते तो वो एस्टिमेट 7-8 लाख रुपये हुआ। जब 1-2 लाख के आगे 7-8 लाख, तो भामा साहब को कहने की भी मेरी भी हिम्मत नहीं चली। पर 2-3 दिन के बाद में मैंने हिम्मत जुटा करके भामा साहब से बात की। मैंने कहा भामा साहब अब आपसे जो 1-2 लाख की बात थी वो तो पीछे रह गई और 7-8 लाख रुपये एस्टिमेटेड होता है। तो कह रहे 7-8 लाख रुपये छत का। मैंने कहा 10,000 स्क्वायर फीट है, उस छत का खर्चा इतना आएगा। तो यार 10,000 रुपये अगर 10 लाख रुपये अगर जो इस छत में डालेंगे, इसका मतलब ये है कि जब मैं भी इसमें पढ़ता था, वो खुद भामाशा इस स्कूल में पढ़े हुए 80 साल जर्जरित हो गई थी, जर्जरित हो गई थी, तो पूरे बिल्डिंग का ही एस्टिमेट बढ़ा दो। तो मुझे ताजुब हुआ कि ये 7-8 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं और अभी पूरे बिल्डिंग का कह रहे हैं। बहुत बड़ा, ठीक है, मैं कही मिरेकल है, देख लेते क्या होता है। फिर और अंकल और हम वापस लगे, फिर हमने एस्टिमेट 37 लाख रुपए का एस्टिमेट बना। फिर जब 7 और 8 लाख के आगे 37 लाख का एस्टिमेट बना था, फिर हिम्मत जुटा करके उनको मैंने चौथे दिन बताया। मैं कहा उत्तम भाई इसके तो 37 लाख रुपए होते हैं। अब आप भरोसा नहीं करेंगे, ये मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। उसने दूसरी सेकंड मेरे को ये कहा कि तेरा अकाउंट नंबर फिर उसमें 40 लाख रुपए मैं परसों में ट्रांसफर करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं?
तीसरे ही दिन जब मैंने कहा मेरे अकाउंट से तो होगा नहीं, एसडीएमसी का अकाउंट है स्कूल का, प्रिंसिपल साहब से मैंने मिला, अकाउंट लिया और वो अकाउंट दिया। चौथे दिन साहब 40 लाख रुपए अकाउंट के अंदर आ गया। बाबा साहब का काम हो गया पूरा, प्रिंसिपल चक हो गए, मैं भी अचंभित था। फिर मुझे ये लगा कि मेरा भी दायित्व बनता है कि अब जब 40 लाख रुपए बाबा साहब ने दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं फिर भागा गया कलेक्टर साहब के पास में, डॉक्टर भवरलाल जी कलेक्टर थे। डॉक्टर साहब से बात की, जो सेक्रेटरी मेरा ट्रांसफर किया था उसी सेक्रेटरी को साथ में ले गया। उसने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो तुम सरपंच साहब बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। हफ्ते भर पहले एक स्कीम आई है 60-40, 40 लाख आप लाए हैं, 60 लाख रुपए में दूंगा। हाँ, जन सहभागिता 60 लाख में दूंगा। आप तो 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाइए। वो सब बिल्डिंग आज डबल माल की पूरे सीड डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर की बिल्डिंग, और उसमें और लास्ट वन तो फिर दूसरे 50 लाख रुपए बाबा साहब ने खर्चे, 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तैयार करके कुल मिला के कभी भी हिम्मत नहीं आती, एक कहानी सीख मिलती है कैसे। हिम्मत तो कभी जिंदगी में हारने का डिक्शनरी में नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, कोई पार्टी से भी कोई कभी कोई ज्वाइन वगैरह पार्टी की, बीजेपी या किसी कोई पद वगैरह भी है आपके पास में? पार्टी फिर तो क्या हुआ था कि ये जब भी हम सरपंच में आए तो फिर इन लोगों का, बीजेपी वालों का एक बड़ा जबरदस्त वो प्रोग्राम चला था। तो उसमें सवाराम जी और मेरे ब्रदर अमर सिंह करके कासिंद्रा का सरपंच है, और वो और ये लोबाराम जी जो उसमें कुछ नहीं थे, तो लोबाराम जी और ये सारे मिलकर गए कि भाई आप तो बीजेपी ज्वाइन करिए। तो मैंने 2020 में शायद जून या जुलाई में मैंने वर्तमान में कोई पद वगैरह भी है पार्टी में संयोजक हूँ मैं, हमारे सरपंच संघ का संयोजक हूँ जिले का। और बाकी की तो पार्टी की अब उम्र हो चली है। लोग ये कह रहे हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये करें। मैंने कहा आप करिए, आपके प्रोग्राम होंगे, उस प्रोग्राम में आएंगे और हमारी जो भी अनुभव है उस एक्सपीरियंस को हम आपके साथ में शेयर करेंगे। डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा तैयार है, पर उम्र का भी तकाजा है। अब क्या मूड है आगे? एक तरह से बिल्कुल फिट हो चुके हो राजनीति में, अब क्या मूड है आगे? अब राजनीति में क्या होता है कि जो काम, अच्छा एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये था कि मेरा पंचायत का एक दूसरा गांव है फुलेरा। अब फुलेरा के अंदर सबसे बड़े, जब मैंने इलेक्शन के अंदर कैंपेन करने के लिए गया तो उन लोगों ने मेरे को 3 काम बताए थे। अब उन्होंने कहा कि एक तो पीने का पानी नहीं है, 70 साल देश आज़ाद हो गया, उसके 70 साल तक पीने का पानी नहीं है, उसकी व्यवस्था आप करेंगे। अब उस टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुदरत का चक्कर है कि जिसमें कैसे सॉल्व होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी शमशान नहीं है, जो सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है वो शमशान है। शमशान आज तक हमारे नहीं है, न कलेक्टर ने सैंक्शन किया, कुछ नहीं किया। 2 तीसरा गोचर का प्रश्न था, जिसमें यहाँ पे जो पुराने जमाने में जो पटवारी और आरआई वगैरह जो रहते थे, उन्होंने एनक्रोच 150 बीघा गोचर एनक्रोच करवा करके आदिवासियों को ला करके वहां बिठा दिया था। इन्होंने बेचारों ने बहुत ट्राई भी की, कोशिश भी की। 30 साल से 40 साल से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनके ऊपर कई बार एट्रोसिटी के केस भी हो गए, वो हो गए। मैं कहा 3 काम है, चौथा काम और बताइए। क्या चौथा तो फिर देखेंगे, इन 3 में से आप कितने करते हो, 1 और 2 कितने कर पाते हो, देखेंगे चौथा। अब वो 3 काम हाथ में लिए तो पहला ही काम मैंने लिया गोचर का लिया। उसमें 2 साल मेरे को लगे। गोचर आज 150 बीघा गोचर पूरा अतिक्रमण मुक्त, और अतिक्रमियों की ताकत नहीं है कि वहां आकर के आज भी उसकी तरफ देख लें। अब 2 साल से वो 150 बीघा गोचर, जहाँ पे आज मवेशी, पूरे गांव के मवेशी चलते हैं और लोग जो कि आशीर्वाद देते हैं, उससे बड़ा आनंद और बड़ी खुशी मिलती है। ये एक अच्छा काम अपने हाथ से वो किया गया, भगवती ने किया है। बाकी अपन एक मीडिएटर थे, अपन एक माध्यम बने कि जे इतना सुंदर काम करने का मेरे को अवसर मिला। फिर इस काम को कर करके निकले। फिर ये आ गया पानी वाला मैटर। तो जैसे ये जेजेएम वाले चलता था, वो मैडम कोई थी जेजेएम की, वो मैडम ने पहले ही कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूछा होता कि ऐसे मेरे को पंचायत बताइए जहाँ पे सरपंच थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पूरे हमारे इस प्रोग्राम को एक्सपोज करे। तो वो मैडम यहाँ पेशवा में आई, वो भी पूरी बटालियन के साथ में आई। तो मैडम ने देखा कि सरपंच साहब हम ये करना चाह रहे, वो कहते अभी क्या चाहते हो आप? तो हमें एक बहुत गांव में रैली निकाल करके एक मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट को देना चाहते हैं कि भी ये जेजेएम जो स्कीम आई है उसके अंदर हम ये करेंगे, वो करेंगे। फिर वो तमंगई से हमने जब रैली करवाई, उसके बाद में साहब 1.5 करोड़ रुपये पानी के लिए जेजेएम से पेशवा के लिए मंजूर हुआ, और वही 1.5 करोड़ रुपया मैंने फुलेरा के लिए मंजूर गया। आज दोनों जगह पानी की टंकियां, पाइपलाइन, नल, हर घर में पानी पहुंच गया। ये 3 करोड़ के काम ये हो गए, जिसमें फुलेरा वालों के पास में आज कोई शब्द नहीं है, जो 4-5 किलोमीटर से हमेशा 20 लीटर पानी का कारवा भर के लाते थे। आज झूम रहे हैं लोग,
बिल्कुल बिल्कुल। फिर शमशान का प्रश्न आया, तो वही फाइल डॉक्टर बबूलाल जी थे। फिर मैं कहा साहब गांव आज 400 साल पुराना गांव है, जागीरी का गांव है, रावल ब्राह्मण है, ये सारे मंदिरों में सेवा पूजा करते हैं, इनके शमशान की व्यवस्था नहीं है सर। तो क्या फाइल का? मैंने कहा सर ये फाइल रही और ये 20 साल से घूम रहे हैं, इनको न तो जमीन मिली है, जमीन भी इनकी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट वेस्ट लैंड है, उसको साहब शमशान के लिए गाँव के नाम से आपको सैंक्शन करनी है। साहब 1 महीने में वो सैंक्शन कर दिए। आज उसमें लोमाराम जी, फिर तो हमारे यहाँ पंचायत जिला परिषद के मेंबर हो गए थे, लोमाराम जी के पास में गए, लोमाराम जी को कहा, मैंने कहा ये इस गांव के अंदर 25 लाख रुपए जिला परिषद के मद से मंजूर करवा के दिए। शमशान साहब आज हमारा IAS एक मैडम बीच में आई थी, वो रोड से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि ये यार इतना सुंदर, ये क्या है, कोई धर्मशाला, कोई बगीचा है या नहीं धर्मशाला है या क्या है यहाँ पे, ये क्या क्या साहब ये शमशान बनाई हुई, तो मुझे देखना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद में प्रोग्राम बना के मैडम आई, फिर जाकर के हमने देखा, वो मैडम घूम करके खुश हो गई। फिर मैडम ने एक सजेशन किया कि इसमें आप यहाँ पत्थर की, ग्रेनाइट की यहाँ वो तख्ती लगा देना, अदरवाइज लोग फिर दूसरे आएंगे ना, वो उसमें खर्चा डाल करके फिर इसका पेमेंट कहीं उठा दे ले। फिर वो तख्ती उस मैडम की उसके लगे। तो सब 3 काम तो हो गए हमारे पूरे, और फिर छुटपुट जो डेवलपमेंट के काम थे उससे तो सब युवा देश का भविष्य है। कहीं न कहीं युवाओं को आज भी जैसे खेल कूद में कई तरह की परेशानी आती है, खेल मैदान वगैरह नहीं होना, ऐसी समस्याओं का समाधान। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा मेरे को, ये जो प्रश्न मेरी संज्ञान से निकल गया था। मेरे गांव में एक बच्चों के खेल मैदान के लिए स्कूल का खेल मैदान था, जिसको पूरा का पूरा 100% एनक्रोच कर रखा था लोगों ने, जहाँ पे ये सारा कूड़ा कचरा और पानी वगैरह लोग आप देखो तो उसके अंदर मतलब कीड़े मकोड़े और ये जो गोंड वगैरह आकर के सारी गंदगी करते थे। उसको हाथ में लिया और उसके अंदर 20 लाख रुपए खर्च करके उसकी पूरी कंपाउंड करके, ट्रैक बना करके, पेविलियन टाइप बना करके आज गाँव वालों को सौंप दिया। गाँव वालों को सौंपा। मैंने कहा ये तुम्हारे शादी प्रसंग, कोई भी अच्छे बुरे प्रसंग के अंदर ये पूरी जगह तुम्हारे काम में है। आज लोग देखने के लिए आते हैं, और जिसमें जो हमारे भामाशाह थे, जो लोग बचपन में यहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे खेलते थे, वो जा करके देख करके खुश हुए। तो ये कुल मिला के कोशिश करनी चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। सरपंच बनना आसान है लेकिन मैनेज करना बहुत भारी है। सरपंच बनना तो ठीक है, एक बार लोग आपकी भ्रम में आ जाएंगे, भ्रांति में आ जाएंगे और आपको वोट दे देंगे और उसका आप मिसयूज करेंगे और 5 साल आप निकल देंगे, लोगों के समय को बिगाड़ेंगे, आपका भी समय बिगाड़े, कोई मतलब नहीं है। अभी पंचायतों का पुनर्गठन का मैटर चल रहा है, आपकी पंचायत काफी हाईलाइट हो रही है, क्या मैटर है? मेरी पंचायत में क्या हुआ था कि कल ही आदेश आया है, कलेक्टर मैडम का आदेश आया और आदेश मैंने देखा, जिसमें क्या हुआ था कि मेरे पंचायत को पुनर्गठन करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने पुनर्गठित कर लिया है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ करके पूरे गांव का क्या है मूड है, उस मूड को हम संज्ञान में लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर पुनर्गठन को यथास्थिति रखी जाए। और जिस गांव को हमारे साथ में लिया है उस गांव को रखे तो भी ठीक है, नहीं रखे तो भी ठीक है, पर जिस गांव को निकाला है उसके लिए हम टॉप लेवल तक लड़ने का पूरा मादा मेरा है और गांव को मैं तैयार करूंगा, उसके लिए लड़ेंगे और उसके अंदर में विजय प्राप्त करेंगे, वो मुझे पूरा विश्वास है। महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कोई इसमें राय, कोई सुझाव होना चाहिए? नजदीक से देखिए महानरेगा योजना को, डेवलपमेंट भी होते हैं, गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये नरेगा नरेगा जी, अब नरेगा की परिस्थिति ऐसी है कि मेरी गांव के अंदर मैं जब आया था, जब 40-50 लेबर बड़े मुश्किल से आते थे, मेरे यहाँ आज मेरे गांव के अंदर लगभग 250 से 300 लेबर काम करती है और मेरा पास का गांव है फुलेरा, उसके अंदर 100-150 लेबर काम करती है। लेबरों को मैंने बोल दिया है कि आप जब सरकार आपको ये मानद वेतन दे रही है, काम के बदले दे रही है, आप काम करते हो नहीं करते हो क्या करते हो, पर उसके लिए वेतन दिलवाने के लिए मेरी पूरी तत्परता रहेगी और उस तत्परता के मध्य में मैं इन लोगों को मदद भी करता हूँ। लोग काम तो कैसा करते हैं वो मालूम है, अब लोगों की क्या है कि बूढ़े लोग और जो भी जरूरियातमंद है लोगों के क्या है कि सोर्सेज नहीं रहे हैं, इसके अलावा और कोई उनके उपार्जन का कोई साधन नहीं रहा है, इसलिए लोग अब क्या करें। नरेगा ही एक ऐसा है कि उनको 3-4 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं, उनका गुजारा चल जाता है, गुजारे के लिए है। पर मैं किसी को घर बैठने बेकार बैठने नहीं देता हूं, पर मुश्किल ये है कि 100 दिन ही मिलते हैं हर घर में, एक मेंबर को 100 दिन रोजगार वो पूरा नहीं हो पाता है। अब सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके ये मैसेज के थ्रू अगर सरकार से पहुंचे 100 के अगर 200 दिन हो जाते हैं तो लोगों को और थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी उनकी गुजारा बसर करने के लिए। आपकी नजर में पेशों में ऐसे कौन से काम पेंडिंग है समाधान करवाना बाकी, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है?
अभी तक चैलेंज नाम की तो कोई चीज पेशवा में तो रही नहीं है। अब उस यहाँ एक सबसे बड़ा जो चैलेंज कहो या जो भी कहो, हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था, ट्रस्ट का हॉस्पिटल था। जैन सृष्टि थे जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने वहां से पैसा इकट्ठा करके लाया, गांव में एक हॉस्पिटल बना दिया। पर उसमें क्या हो गया कि जिस आदमी को इन्होंने चलाने के लिए दिया था, उसने उनके साथ में धोखा कर लिया और वो किसी आशो वाले आश्रम को बाबा बुला करके यहाँ बैठा दिया है। तो उसको हटाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और दूसरा साथ साथ में उस हॉस्पिटल को वापस, जो भाजपा की सरकार में जब वसुंधरा जी मैडम मुख्यमंत्री थे, उस जमाने में ये सैंक्शन हुआ था, मंजूर हुआ था, तो उसको वापस हॉस्पिटल को चालू करवाने के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ आज के टाइम में मेरे लिए। जी जी। सरपंच साहब, कांग्रेस के टाइम में आपने 4 वर्ष आपने साथ बिताए हैं, 1 वर्ष भाजपा प्लस हो चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लगा? दोनों किसका कार्यकाल अच्छा लगा, बजट के मामले में या हर तरह से? आपको ये मान के आश्चर्य होगा कि मैं जब गुजरात में नौकरी करता था, मेरे अंकल BK गढ़वी, नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, गुजरात से थे, राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में फाइनेंस एक्सपेंडिचर मिनिस्टर थे। तो हमारे रग रग में कांग्रेस बसा हुआ था। पर जब मैं 2001 के बाद में जब मोदी जी गुजरात में आए और मैं जब जॉब में था, तो उनकी 200 की जो टीम थी, उस टीम में सेलेक्टिव अधिकारियों को उन्होंने लिया था। उस 200 की टीम में काम करने का मुझे जब मौका मिला, तो उस मौके से मैंने बहुत नज़दीक से जब मोदी साहब को देखने और समझने की कोशिश की, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा डेवलपमेंट वाला आदमी अगर जिस दिन अगर ये मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री होकर के दिल्ली की गति भी करें, देश का एक शक्ल बदल जाएगी। ये 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस जमाने से लगा करके फिर मेरा पूरा कांग्रेस से मोह भंग हो गया और मैं पूरा का पूरा बीजेपी माइंडेड हो गया। और आज मैं बीजेपी का सनिष्ठ कार्यकर हूँ और आज बीजेपी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। और आज भी आप देखो कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अभी 45 साल हुए हैं उसकी स्थापना, अभी कल परसों ही हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। 45 साल में ये पार्टी कहां से कहां पहुंच गई आप देखिए। और लोग यूं ही वोट देते हैं, ऐसा नहीं है, लोग देते हैं, लोग त्रिनेत्र से देखते हैं। 2 आंख तो दिखती है और तीसरी आंख जो नहीं दिखती उससे लोग एज्यूम करते हैं, उससे लोग परखते हैं कि ये आदमी क्या कर सके। आज देख लीजिए आप, अब तीसरी बार लोगों ने थोड़ी बहुत भूल कर दी। भूल ये की कि जब मेजोरिटी 272 की जरूरत थी और 240 देकर के लोग खड़े रह गए, उसके बावजूद जो आदमी ये काम कर रहा है। अब वक्फ बोर्ड की आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये वक्फ बोर्ड ये सत्यानाश बोर्ड है, सनातनियों के लिए सत्यानाश बोर्ड है। अगर ये बोर्ड रहता, इसका मतलब है कि इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता था जब ये वक्फ बोर्ड होता। आज 272 होते, पूरा का पूरा हटा देते, पर कुछ उसमें जो भी एजेंडे थे उस एजेंडे जो हटा करके जो सनातन धर्म और जो हिंदू राष्ट्र की जो सेवा की है, उसके लिए मैं भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए, कोई मैसेज ग्राम पंचायत की? जनता से मेरी एक ही अपील है कि मैं पंचायत में रहूं न रहूं, मेरी उम्र हो चली है, मैं इलेक्शन लड़ूं न लड़ूं, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। 24 घंटे जब भी आपको उचित लगे कि मेरी जरूरत है, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पेशवा सरपंच मनोहर दान जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, समस्याओं पे और इनके जितने भी एक तरह से जीवन है उनके परिचय के बारे में आपको बताया। साथियों, इंटरव्यू कैसा लगा? जितने पेशवा और इस क्षेत्र के जितने भी निवासी युवा से थे वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद साहब, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।